जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। अर्थात जो प्राचीन समय की हमारी भारतीय संस्कृति थी, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत मिले, जिससे हम भारत के अपने प्राचीन संस्कृतियों के बारे में हम जान सकें। इसके बारे में हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। और अगर आप चैप्टर्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का नोट्स वहाँ पर प्राप्त करवाया जाता है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। पहले देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत कहते किसे हैं। इतिहासकार जो हैं उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसमें लेखन कला का विकास हो चुका था। ऐतिहासिक काल की संज्ञा किसे देते हैं? जिसमें लेखन का कला जो होता है उसका विकास हो चुका था तथा मानव सभ्य बन गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या फिर इनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। प्राचीन समय में आप देख लीजिए, जो शुरुआत के काल थे उसमें जो लिखा गया है आज तक उसको न पढ़ पाया है कोई, न उसकी लिपि को समझ पाया है कोई। उसके पश्चात एक काल आता है जिसमें कला के माध्यम से लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कहीं पर गुफाओं पर लिखा है, कहीं पत्रिकाओं पे लिखा है। तो आगे चलकर धीरे धीरे किस प्रकार से विकसित हुआ, जिससे हमें प्राप्त हो सका उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। यह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। जब हम लोग उनकी द्वारा लिखे गए लिपि को पहचान नहीं सकते थे, उसका अर्थ नहीं पहचान पा रहे थे, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। जो हमारी हड़प्पा की सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, वह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। प्राचीन संस्कृति के स्रोतों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत है क्या होता है, जो कि हमारे प्राचीन संस्कृति के स्रोतों में गिना जाता है। प्राचीन संस्कृति के बारे में हम सर्वप्रथम देखेंगे। पहला हमारा है पुरातात्विक स्रोत। वर्तमान समय में पुरातत्व का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर प्राचीन काल के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गार्डन चाइल्ड के शब्दों में भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान पुरातत्व है। गार्डन चाइल्ड जी क्या कहते हैं कि भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व कहलाता है। और बीबी लाल जी कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करता है। जो पुरातत्व है जिसके माध्यम से अनेक तकनीकियां हैं, जिसके माध्यम से जैसे कि कार्बन डेटिंग या अन्य कई तकनीक हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन समय में जो वस्तु थी वह कितने वर्षों पूर्व की है, या उस समय का मानव का क्रियाकलाप कैसा रहा होगा, मानव संस्कृतियां कैसी रही होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आगे देखेंगे हम। पुरातत्व का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का प्रमुख साधन है। अतः पुरातत्व के अध्ययन क्षेत्र में ही हम संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सापेक्षिक रूप से प्रामाणिक अधिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख विधि,
मुद्राएं, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मूर्तियां और चित्र आदि आते हैं। अर्थात ये सभी जब प्राप्त होते हैं खुदाई में या और कहीं से, तो उसका जो है हम जांच करके पता लगाते हैं कि उस समय की संस्कृति क्या है, मतलब उस वह जान सकते हैं मुद्राओं के द्वारा, मृदभांडों के द्वारा। अब इसमें हमारा पहला है अभिलेख। इसके बारे में हम जानेंगे कि अभिलेख से हमें किस प्रकार से हमारे प्राचीन सभ्यताओं के संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख, इसी प्रकार अन्य को स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, मूर्ति लेख आदि कहा जाता है। जैसे कि शिला पर लिखा हो तो शिलालेख कहते हैं, स्तंभ पर लिखा हो तो स्तंभ लेख, ताम्रपत्र पर लिखा हो ताम्रपत्र लेख और मूर्ति पर लिखा हो तो मूर्ति लेख कहा जाता है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत में मिले हैं। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु भाषाओं में भी मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी है, जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी लिखे जाते हैं। जो ब्राह्मी लिपि है कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं इधर से इधर, ऐसा नहीं है। ब्राह्मी लिपि में उल्टा लिखा जाता था, इधर से इधर लिए जाते थे। आगे देखेंगे हम, कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। कुछ विदेश के लोगों द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं उससे भी भारत पर कुछ प्रकाश पड़ता है, उसकी प्राचीन के बारे में पता चलता है। एशिया माइनर में बोगज कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पर्सिपोलस तथा नक्सेरुस्तक के अभिलेखों से प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। अगला है हमारा स्मारक। स्मारक में प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का भी भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यद्यपि स्मारक जो है राजनीतिक स्थिति पर तो विशेष प्रकाश नहीं डालते, किंतु इनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला की भी जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता पुरातात्विक साक्ष्य सभ्यता का पता चला है। अगला हमारा है मुद्राएं। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति एवं कला पर विशेष रूप से प्रकाश डालती हैं। बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सिक्के अत्यंत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उनके बिना विश्वसनीय इतिहासकार इतिहास की रचना प्रायः असंभव है। अर्थात मुद्राओं से भी उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो अलग अलग जो हमारे स्रोत हैं उनसे अलग अलग बातें हमें पता चलती हैं। अगला हमारा स्रोत क्या है? दूसरा हमारा था पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम इसमें देखेंगे हरियाणा के एक स्थान पर भगवानपुरा एवं पंजाब की 3 जगहों की खुदाई से चित्रित मृदभांड PGW अवशेष लौह वस्तुओं की अनुपस्थिति में प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? भगवानपुरा एवं पंजाब की 3 जगहों पर मृदभांड प्राप्त हुए थे, जिसमें लौह अयस्क जो है मतलब उसमें लोहा की उपस्थिति नहीं थी। सामान्यतः गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके पूर्व की ओर उत्खनित स्थानों से दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। प्रतीत होता है कि ये स्थल लौह पूर्व अवस्था वाले चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त उत्खनित स्थलों से अनाज भी अप्राप्य है, जबकि पशु अस्थियां बड़ी मात्रा में मिलती हैं। यह बस्ती ऋग्वेद में वर्णित पशु केंद्रित संस्कृति की पुष्टि करती जान पड़ती है। पुरातत्वविदा ने इन स्थलों से प्राप्त सामग्री का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अन्य स्रोतों के आधार पर ऋग्वैदिक सभ्यता के निर्धारण काल में मेल खाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड के साथ लोहे के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो धूसर मृदभांड मिले हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा लोहे की भी मात्रा पाई जाती है। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आता है? जैसे कि वैदिक साहित्य वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है।
अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिससे हमें ऋग वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। वहीं दूसरी ओर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्षों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का इतिहास जान पाते हैं। इन ग्रंथों से आर्यों की उत्पत्ति, उनके मूल निवास स्थान, उनके विस्तार या फैलाव, उनकी राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। सूत्र साहित्य में क्या है कि वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य का काल आता है। ये सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सूत्रों के रूप में लेखक अपनी बात अभिव्यक्त करता है। वैदिक का साहित्य के बाद कौन सा साहित्य आता है? सूत्र साहित्य। और इसमें क्या होता है कि जो भी उसमें लेखक होते हैं वह अपनी अभिव्यक्तियों को, अपनी बातों को सूत्रों के माध्यम से बताते हैं। सूत्र साहित्य की सहायता से वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदों के 6 अंग हैं, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों के 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो क्या कहलाते हैं? कल्प सूत्र कहलाते हैं। अगला हमारा है महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में हम देखेंगे। महाकाव्य जो हमारा होता है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं। किसके अंतर्गत? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यद्यपि इनकी मूल कथा की रचना वाल्मीकि ने की, तथापि बाद में इसका निरंतर विस्तार होता रहा। इसका अंतिम रूप में संकलन 12वीं सदी में किया गया। यद्यपि इस कथा की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तथापि इस महाकाव्य ने पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया है। इस मूल कथा के माध्यम से भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। उसके बाद आता है महाभारत, जो कि दूसरा प्रमुख महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की है। इसका अंतिम रूप में संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी में किया गया। यद्यपि मूल कथा ऐतिहासिक है, तथापि इसमें निरंतर विस्तार किया जाता रहा है। विभिन्न स्वतंत्र कथाओं को एक दूसरे से जोड़कर महाकाव्य का रूप दे दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जो बाद में बदलकर भारत हो गया, महाभारत हो गया, क्योंकि इसमें भारत वंशों की कथा थी। यही भारत अंततः महाभारत हो गया। सबसे पहले जय संहिता नाम पड़ा, फिर भारत, उसके बाद महाभारत। इसमें आपने देखा प्राचीन संस्कृतियों का जो ज्ञान है किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम हम किससे? पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो हमारी मुद्राएं, स्तंभ, लेख जो है, इन सभी चीज़ों से हमें अपने प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है। तत्पश्चात आता है साहित्यिक, क्योंकि उस समय कुछ समय बाद जो है लिखने की, समझने की जो उनकी लिपि थी हम समझ पाते हैं। ऐसी लिपि में लिखा गया वैदिक काल आता है। फिर वैदिक काल में वेदों के द्वारा हमें उस समय के जीवनचर्या के बारे में हमें पता चलता है कि मतलब उनकी जीवन शैली कैसी थी वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में फिर सूत्र संहिता आता है, जिसमें सूत्र साहित्य आता है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं उस समय। फिर आता है रामायण, फिर उसके बाद महाभारत। ये हमारे प्रमुख स्रोत थे, जिससे हमें हमारे प्राचीन संस्कृतियों और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर सेकंड आपका होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपको बहुत जल्दी ही क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। चैनल पर बने रहें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर कि आपको समझ में आया या नहीं, या कोई टॉपिक न समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके उसका जवाब दिया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स प्राप्त कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।